Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. This video is for class 12th IT students and we are going to discuss sample question paper for this current session that is 2022 to 2023. So इस sample paper के दो sections है, section A and B और section A जो है हम already अपने part first में पहले जो video post हुई है इसका first part उसमें discuss कर चुके हैं. Today in this video we will discuss section B that is subjective type questions. सेक्शन बी में सबसे पहले आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सेम लाइक सेक्शन ए में भी आपको 6 क्वेश्चंस दिए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, जिसमें से कि आपको 4 करने थे. यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस हैं, चॉइस है आपके पास, कोई भी आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं. और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन ईजी होते हैं. अगर आपने एक बार अच्छे से उसे रीड किया हुआ है तो आप ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं. अपने वर्ड्स में आप आंसर इजीली फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इज रोहन हैज़ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी. सो ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स वाली यूनिट से क्वेश्चन है. इसमें क्या बोला है? डिसीजन मेकिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज. सो डिसीजन मेकिंग सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए ही ज़रूरी नहीं है. अगर हम एज अ इंडिविजुअल भी देखेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो डू यू एग्री विद रोहन? सो ओब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? येस आई एग्री. जस्टिफाई. सो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन भी करना है कि वाई वी एग्री विद रोहन. तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की ये एक क्वालिटी होती ही होती है, डिसीजन मेकिंग. सो अगर हम डिसीजन मेकिंग क्या होता है? अगर हम क्या कर रहे होते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं तो दैट इज़ डिसीजन मेकिंग. हम कंफ्यूज नहीं होते कि हमें ये करना है या वो करना है और बहुत टाइम ले लेते हैं डिसाइड करने में. दैट इज़ नॉट डिसीजन मेकिंग ना. तो हम करेक्ट टाइम पे डिसीजन ले लें और जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब कर लें. सो दैट इज़ डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? हम उससे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल आप लॉकडाउन वाला टाइम देख सकते हैं कि एग्जांपल भी दे सकते हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन द कंपनीज दोज हु हैव इंट्रोड्यूस्ड देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन को अडॉप्ट किया तो क्या हुआ? उनका बिज़नेस ग्रो किया. तो और जो लोग अभी भी लाइक ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे बिजनेसमैन, तो वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहे, या जो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन नहीं सेल कर रहे हैं. सो दे आर नॉट ग्रोइंग दैट मच. अगर हम कंपेयर करें तो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड करेक्ट थिंग. सो इस तरीके से अगर आप अपने वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन करते हैं देन यू कैन गेन दीज 2 मार्क्स. तो हाफ मार्क्स यहाँ पे आपको येस आई एग्री का है और 1.5 मार्क्स जो है आपको एक्सप्लेन करने का है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट गोल्स. सो यहाँ पे स्मार्ट गोल्स क्या होता है? इस स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है. तो ये एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है एस इज़ फॉर स्पेसिफिक, एम इज़ फॉर मेजरेबल, स्पेसिफिक. इट मीन्स कि आपका गोल जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि अच्छे मार्क्स. आपको बताना होगा कि मुझे 90% या 99%, जो भी मतलब आपका है कि 80% या 60%, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल कि मुझे इतने परसेंट गेन करने हैं मार्क्स. नेक्स्ट इज़ मेजरेबल. मेजरेबल मीन्स कि आप उसे मेज़र भी कर पा रहे कि आपने कितना अचीव किया या नहीं किया. दैट शुड बी मेजर्ड. तो फॉर एग्जांपल अच्छे मार्क्स नॉट मेजरेबल, पर आपने डिसाइड कर लिया कि 90%, तो आप मेज़र कर सकते हैं कि लाइक आपने प्री बोर्ड में 90% आए या नहीं आए. फिर आप उसके लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आप मेज़र कर सकते हैं कि अच्छा अभी मेरे प्री बोर्ड में जो है 85% आए हैं, तो मुझे अभी 90 में ऐसा पढ़ना है कि मेरे 90% मार्क्स आए. सो दैट शुड बी मेजरेबल. नेक्स्ट इज़ अचीवेबल. तो आपको ऐसा गोल रखना है जो आप अचीव भी कर सकें. नेक्स्ट आर इज़ फॉर रियलिस्टिक. इट मीन्स आपका गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ टी इज़ टाइम बाउंड. तो आपको ये भी डिफाइन करना है कि आप कब तक उस गोल को अचीव कर लेंगे, उसके लिए एक टाइम भी सेट करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन विल से कि हमें सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल बनना है कब तक बनना है? कोई एक आपका टाइम होना चाहिए कि लाइक इन 2 years आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन. अब सक्सेसफुल पर्सन भी कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, उसमें भी स्पेसिफाई करना है कि आप किस चीज़ को सक्सेसफुल मानते हैं ना. अगर हमें रिच बनना है तो रिच
और सक्सेसफुल, ये सब स्पेसिफिक गोल नहीं है। तो पहले तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको सक्सेसफुल मींस कि पॉपुलर होना है या किस फील्ड में होना है और कितने टाइम में होना है। दीज ऑल थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड, तभी हम उसे क्या मानते हैं, स्मार्ट गोल मानते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे इनके जो कहीं कहीं पे रियलिस्टिक की जगह रेलिवेंट भी है, कहीं पे अचीवेबल की जगह आपको एक्शन ओरिएंटेड भी मिलेगा। तो इनके फुल फॉर्म्स थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, लाइक टाइम बाउंड की जगह टाइमली भी हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइक आप कोई सा भी एक लर्न कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो सिमिलर है ही ये। तो रेलिवेंट एंड रियलिस्टिक आर सिमिलर, अचीवेबल एंड एक्शन ओरिएंटेड, राइट। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड और टाइमली, दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ दिस स्मार्ट गोल्स। फिर आप इसे थोड़ा सा इन सारे कीवर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ वर्कबुक, नेम एनी वन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ICT स्किल्स। वर्कबुक क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्क कर रहे हैं एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या फिर ओपन ऑफिस कैल्क में, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग शीट्स होती हैं और उस पूरी वो जो विंडो है विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक। इन विच वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस, हम डेटा रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो आपको इस तरीके से वर्कबुक को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपको कोई भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का नेम बताना है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क, तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन्स कि कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपकी स्प्रेडशीट एक्सेस कर ले, दैट इज़ अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट को? ऑब्वियसली बाय पुटिंग अ पासवर्ड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बाय पुटिंग अ पासवर्ड, बाय यूज़ ऑफ पासवर्ड आई कैन प्रोटेक्ट माई स्प्रेडशीट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। और किस मेन्यू के थ्रू हम ये कर सकते हैं? कहाँ पे ऑप्शन आता है? दैट इज़ टूल्स मेन्यू। तो इन टूल्स मेन्यू यू गेट द ऑप्शन ऑफ प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट, जिसमें कि आपको ऑप्शन देता है फॉर पुटिंग अ पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का मतलब क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक गोल को अचीव करने के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं, विद एफिशिएंसी, विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वर्क कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। सो क्या हो सकते हैं यहाँ पे स्किल्स? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स लाइक अगेन टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, एफिशिएंसी, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी एंड टाइम, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट 2 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको क्या करना है, कोई से भी 3 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 गिवन क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके कौन से? सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल पार्ट बी से। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ REM। REM यहाँ पे क्या है? देयर इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ REM। आपको उसकी वैल्यू बतानी है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट एंड वाई। और आपको ये भी बताना है कि क्यों ये आप आंसर लिख रहे हैं, जो भी आंसर आप लिखेंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है, एक कोड वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे स्विच केस लगा है। स्विच केस में क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू ये कोड की रिप्लेस होगी, दैट इज़ 2। तो यहाँ पे हो गया स्विच 2। अब इस वैल्यू को ये यहाँ सारे केसेस से मैच करेगा। तो यहाँ पे 1 से तो मैच हुआ नहीं ना, सबसे पहले ये पहले केस की वैल्यू देखता है, तो इससे मैच नहीं हुआ, तो इट विल गो टू सेकेंड केस। सेकेंड केस से ये मैच हो गया। तो एक बार ये अगर मैच हो गया तो ये क्या करता है, उसको रन करता है, उस जो केस का स्टेटमेंट होता है उसे एग्जीक्यूट करता है। जैसे यहाँ पे केस 1 में मैच नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस सेकंड दैट इज़ 2, ये मैच हो गया इस कोड से, सो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और REM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो आपको पता होगा अगर आपने ये स्विच केस पढ़ा है कि अगर यहाँ पे ब्रेक आता है तभी क्या होता है आपका स्विच केस, ये स्विच जो है ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है, यानी कि यहाँ से बाहर आ जाता है आपका कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे इससे बाहर आ जाता अगर यहाँ पे ब्रेक लिखा होता, बट यहाँ ब्रेक नहीं लिखा है तो ये एग्जीक्यूशन इस स्विच का यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्या होगा, नेक्स्ट केस में आ जाएगा, चाहे वो मैच करे या ना करे फिर भी क्या होगा, नेक्स्ट केस में आ जाएगा। तो यहाँ पे केस 3 जो है मैच नहीं हो रहा, बट एक बार ये ब्रेक नहीं हुआ तो इसके नीचे ये सारे एग्जीक्यूट होंगे जब तक का ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता इसे। तो यहाँ पे REM क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, REM इक्वल्स टू 10।
अब यहाँ पे इसे क्या मिल गया, ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया, तो ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा. सो व्हाट वाज द फाइनल वैल्यू ऑफ REM, दैट इज 10. सो ऐसे ही आपको अपनी वर्ड्स में इसका रीज़न लिखना है कि आपने REM की वैल्यू 10 क्यों लिखी है. सो REM की वैल्यू 10 क्यों हुई है, इसका रीज़न आप क्या दे सकते हैं, दैट ब्रेक स्टेटमेंट वाज मिसिंग इन केस 2, सो द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन वाज ट्रांसफर टू केस 3. और उसके बाद क्या हुआ, REM's वैल्यू got updated and that was 10, and then due to this break statement in case 3 the control of execution क्या हुआ आपका, comes out of the switch statement. तो final value is 10, value of REM is 10. और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू. तो ये आप लिखेंगे अगर फॉल थ्रू तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी लिखते और आप इतना लिख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग था, इसके वजह से नेक्स्ट केस में आ गया और उसकी वैल्यू अपडेट हो गई और फिर ब्रेक था वहाँ पे, तो ब्रेक स्टेटमेंट वाज देयर इन केस 3, तो इट कम्स आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट. तो अगर आप इतना भी लिखेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट 2 मार्क्स. तो 1 मार्क्स इज ऑफ दिस वैल्यू एंड जो नेक्स्ट आपका 1 मार्क है वो किसका है, रीज़न का. नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग कमांड्स आर गिविंग एरर्स, राइट द करेक्ट MySQL कमांड. तो आपको क्या लिखना है, करेक्ट MySQL कमांड लिखना है. ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिलीट मार्क्स. तो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, टेबल में कुछ चेंजेस जब हमें करने होते हैं तो वी यूज़ ऑल्टर. ओके, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मार्क्स को डिलीट कर रहा है. मार्क्स एक कॉलम होगा ऑब्वियसली जिसे ये डिलीट करना चाहता है. तो कॉलम को डिलीट करने के लिए हम कभी भी डिलीट कमांड का यूज़ नहीं करते हैं, हम ड्रॉप यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे यही एरर है कि हम क्या करेंगे, डिलीट की जगह ड्रॉप लिखेंगे. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमें कोई रो डिलीट करनी होती है तो हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं, और अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, ड्रॉप यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ऑल्टर टेबल, लेट मी इरेज इट. व्हाट विल बी द करेक्ट कमांड, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और डिलीट की जगह आ जाएगा ड्रॉप मार्क्स. उसके बाद ये पूरा करेक्ट हो जाएगा. नाउ पार्ट बी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय. तो यहाँ पे ये क्या करना चाहता है, सारे कॉलम्स डिस्प्ले करना चाहते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, सेलेक्ट मतलब होता है डिस्प्ले, एस्ट्रिक मीन्स ऑल कॉलम्स, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इट मीन्स नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय. वेयर से हम क्या कर सकते हैं, हम वेयर कीवर्ड के थ्रू रोज सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी रोज़ डिस्प्ले करनी है उस टेबल की. तो कॉलम तो सारे डिस्प्ले करने हैं बट रोज़ हमें सेलेक्टेड करनी है. अब कौन सी रोज़ हम करना चाहते हैं, जिसमें जो नेम है, नेम कॉलम की कौन सी वैल्यूज़ लेंगे हम, जिन रोज़ में यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पैटर्न मैच कर रहा है. यानी कि जो भी नेम्स हैं उनमें क्या हो, बीच में कहीं पे ऐसा आता हो, स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी आए और एंडिंग में चाहे कुछ भी आए. अब मैं आपको ये परसेंट का मतलब बताती हूँ. परसेंट सिंबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 0 या मोर देन 0 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और अगेन एस के बाद भी क्या आ सकते हैं, 0 और मोर देन 0 मीन्स 1 2 3 कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं. यानी कि उस नेम में कहीं पे एस आना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे कैसे रोज़ आपको सेलेक्ट करनी है, जिनमें एस आया हो नेम में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का नेम है आशा तो उसकी रो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. ऐसी किसी का नाम है निशा तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगी. बट अगर किसी का नाम है अमन तो अमन में एस नहीं आया तो दैट रो विल नॉट बी डिस्प्लेड. ओके, तो अब ये तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे जब भी हम पैटर्न मैचिंग करते हैं तो इक्वल्स टू नहीं आता, क्या आता है, लाइक कीवर्ड आता है. तो अगर आपने एसक्यूएल अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लाइक कीवर्ड यूज़ होता है, इक्वल्स टू नहीं यूज़ होता है जब हम पैटर्न मैच करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14th क्वेश्चन. मिस प्रभा हैज़ मिस्टेकनली एंटर्ड अमित इंस्टेड ऑफ अमिता. तो उसे क्या करना था, अमिता एंटर करना था, उसने क्या कर दिया, गलती से अमित कर दिया. तो उसे अमित को रिप्लेस करना है अमिता से. इन नेम ऑफ फील्ड ऑफ टेबल. तो ये भी एसक्यूएल का है, एसक्यूएल का क्वेश्चन है. और टेबल क्या है यहाँ पे, टीचर टेबल है. एंड कहाँ पे किया है, फील्ड नेम है. इट मीन्स कॉलम. फील्ड क्या होता है, कॉलम होता है. तो कॉलम है नेम, जिसमें कि वैल्यू गलती से क्या एंटर हो गई है, अमित एंटर हो गई है अमिता की जगह. तो आपको क्या करना है,
हेल्प हर टू राइट एसक्यूएल कमांड टू मेक डिज़ायर्ड चेंजेस इन टेबल। तो अगर आपको कहीं पे भी रो में कोई भी वैल्यू चेंज करनी होती है किसी फील्ड की, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, डू यू रिमेंबर, आप क्या यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड यूज़ करते हैं। सो यू विल राइट अपडेट। अभी इसके लिए ना आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इनका सिंटेक्स पता होना चाहिए कि आप अपडेट लिखते हैं, फिर आप डायरेक्टली टेबल नेम लिखते हैं, जैसे ऑल्टर में तो आप ऑल्टर टेबल कीवर्ड लिखते हैं और फिर टेबल का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, सीधे टेबल नेम लिखते हैं, अपडेट देन टेबल नेम देन सेट। ये सेट अगेन कीवर्ड है जो कि बिल्कुल ऐसे रहेगा, अपडेट और सेट ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका जो भी टेबल नेम होगा। देन यहाँ पे आता है कि क्या करना है आपको, क्या सेट करना है, जो भी फील्ड सेट करना है। तो आपका फील्ड क्या है, नेम, सेट नेम इक्वल्स टू, तो नेम में आपको क्या करना है, अमिता करना है। अब अमिता कहाँ करना है, वेयर नेम इक्वल्स टू अमित। तो आपको कंडीशन जो बतानी होती है वो किससे बतानी होती है, वेयर से। तो वेयर नेम इक्वल्स टू अमित। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन सेमी कोलन। तो इस तरीके से ये क्वेरी आप लिखेंगे, अपडेट टीचर देन सेट नेम इक्वल्स टू अमिता वेयर नेम इक्वल्स टू अमित। Now next question, that is question number 15. A company is making database of its item and shipment. Item table includes item code, item name, item cost. Give details of shipment table along with its schema. ओके ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम भी आया था, सैम्पल पेपर में भी था और एग्ज़ाम में भी आया था, टर्म 2 एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन आपका लास्ट वाली यूनिट का है, दैट इज़ वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग IT। तो उस मीन्स इस यूनिट से ना ये क्वेश्चन पक्का आता है। यहाँ पे टेबल नेम चेंज हो सकता है, लाइक आपका प्रोडक्ट और शिपमेंट हो सकता है, या प्रोडक्ट और कस्टमर हो सकता है, मतलब टेबल चेंज हो सकती है। और आपको क्या करना होगा, एक टेबल का यहाँ पे आपको स्कीमा दिया होगा, यानी कि कॉलम नेम्स दिए होंगे और आपको दूसरी टेबल के पूछे होंगे। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सोचना है कि शिपमेंट टेबल में क्या क्या कॉलम हो सकते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का शिपमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या आती है वहाँ पे, शिपमेंट ID आ सकती है, शिपमेंट डिटेल्स आ सकती हैं और शिपमेंट डेट आ सकती है, इवन शिपमेंट कॉस्ट भी आ सकती है। तो आप यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे कॉलम हो सकते हैं वो आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखते हैं आप स्कीमा, यू विल राइट नेम ऑफ द टेबल दैट इज शिपमेंट, देन यू विल ऐड हेयर ब्रैकेट और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि कॉलम हो सकता है, shipment ID, details, then shipment date। और अगर आपको कॉस्ट भी लगता है तो आप यहाँ पे शिपमेंट कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इवन जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं IT से या कंप्यूटर साइंस से, तो उनको भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है तो उसे ये तो पता ही होना चाहिए कि वाइल और डू वाइल लूप क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है। तो वाइल लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, इट इज़ कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल्ड मीन्स कि जैसे ही आप वाइल लिखते हैं वहाँ पे आप क्या मेंशन करते हैं, वहाँ पे आप कंडीशन मेंशन करते हैं और इसके बाद आप क्या करते हैं, वाइल की बॉडी लिखते हैं। तो वाइल लूप कब एग्जीक्यूट होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होती है। ओके कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये एंट्री करेगा, तो इट इज़ एंट्री कंट्रोल्ड लूप। जबकि अगर हम डू वाइल लूप में देखें तो डू होता है, देन यहाँ पे इसकी बॉडी होती है और लास्ट में वाइल लिखा होता है और यहाँ पे कंडीशन होती है। तो ये कंट्रोल करता है एग्ज़िट को। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या कर जाएगा, एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये एग्ज़िट के टाइम पे कंडीशन चेक होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एग्ज़िट कंट्रोल्ड लूप। और एक और डिफरेंस होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये 0 टाइम रन करेगा, तो इट मे रन 0 टाइम ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, बट डू वाइल के केस में क्या होता है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन टाइम। तो ये एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही करेगा। वाई, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, डू प्रिंट PE, और फिर हमने यहाँ पे वाइल
के अंदर कुछ कंडीशन लगा दी, तो ये पहले डू में जाएगा, उसके बाद लूप के अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा PE, इसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तब भी क्या होगा, एक बार तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। अब कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप एंड इट एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वन टाइम। बट वाइल लूप क्या हो सकता है कि एक बार भी नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि 0 टाइम एग्जीक्यूट करे, बिकॉज इट इज़ एंट्री कंट्रोल लूप। तो अगर फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका वाइल लूप रन नहीं करता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी था अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें ईजी था, और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपकी बुक से ही है। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर SQL के ये दोनों, तो अगर आपको क्वेरी आती हैं तो आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन ईजी थे। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन वाइल लूप। वाइल लूप में देखते हैं सबसे पहले क्या किया है, आपको x वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है x = 1। तो यहाँ पे ये कंट्रोल वेरिएबल है जो आपका वाइल लूप को कंट्रोल करेगा। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू होगा, बट यहाँ पे क्या लगा है, देखो सेमी कोलन लगा है, यानी कि वाइल लूप आपका यहीं पे ही एंड हो गया, जबकि यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए था। दिस स्टेटमेंट शुड बी द पार्ट ऑफ दिस वाइल लूप। ये जो x = x + 1 है ना, ये x को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, तभी ये कंडीशन एक बार जाके क्या होगी, फॉल्स होगी। जैसे यहाँ पे अभी 1 होगा, फिर ये ट्रू होता तो यहाँ आता, तो उसके बाद x क्या हो जाता आपका, +1 में 2 हो जाता। तो x में क्या स्टोर हो जाता, 1 + 1 दैट इज़ 2। फिर ऊपर जाता, फिर चेक करता 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, फिर नीचे आता 2 + 1 होता 3, फिर ऊपर चेक करता। तो ये वाइल लूप कब तक रन करता, जब तक x की वैल्यू 5 होती, और फिर जैसी 6 होती तो ब्रेक हो जाता। बट अभी इस केस में क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे सेमी कोलन लगा है वाइल के जस्ट बाद, तो ये इंक्रीमेंट तो होगा ही नहीं ना। तो क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये वाइल लूप यहीं पे एंड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, दोबारा यहाँ जाएगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ये ट्रू ही रहेगी कंडीशन यहाँ पे क्या है, ऑलवेज ट्रू, क्योंकि x तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो ये वाइल लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा। सो दिस इज़ द एरर हेयर कि यहाँ पे जो आपका लूप है वो इनफाइनाइट लूप है, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेटमेंट तो आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो अगर आपको इसे करेक्ट लिखना है तो आप क्या करोगे, इंट x = 1 while x is less than equal to 5 x = x + 1। ये इंडेंटेशन के साथ लिखोगे आप, या फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखा है नेम द कोडिंग एरर। तो अगर हम इस कोड को रन करेंगे ना, एज सच हमें कोई भी एरर तो मिलेगा नहीं। जैसे अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम देखोगे तो वहाँ पे लिखा है सिंटैक्स एरर, और अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं, ये मैंने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये प्रोग्राम देखो इनफाइनाइटली अब एग्जीक्यूट होता जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये वाली लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगी, ये इस लाइन तक तो पहुँचेगा ही नहीं, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को हमें इसकी रनिंग को किल करना पड़ेगा। ओके, अब हमें इसको करेक्ट करना है, तो हमें यहाँ से बस सेमी कोलन क्या करना है, रिमूव करना है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये वार्निंग क्या दे रहा है, यहाँ पे वार्निंग है कंफ्यूजिंग इंडेंटेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं इसे। अब हम इसे रन करेंगे तो यू विल सी द आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे अब ये लूप ब्रेक हो जाएगा जब ये 6 होगा, और आपको आउटपुट मिलेगा जो आपने यहाँ पे लूप के बाद लिखा है। ओके, तो एज सच इसमें हमने देखा कि कोई एरर नहीं आ रहा है। तो आई डोंट नो कि ये मार्किंग स्कीम में क्यों रॉन्ग लिखा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्किंग स्कीम में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे कोई आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू विल नॉट गेट एनी कोडिंग एरर, बट दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइटली। फिर व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द एरर, तो आप लिख सकते हो कि इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट जावा कोड, तो दिस इज़ द करेक्ट जावा कोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18।
गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल ये कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, DBMS वाली से। इसमें रिलेशनल मॉडल क्या होता है, जो हम टेबल्स जिसमें बनाते हैं और वो टेबल्स आपस में क्या होती हैं, रिलेटेड होती है, मीन्स लिंक कर सकते हैं हम उन टेबल्स को, दैट इज़ रिलेशनल मॉडल। तो अगर आप अपनी CBSE वाली बुक में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं रिलेशनल मॉडल की, आप कोई सी भी दो लिख सकते हैं। लाइक इन रिलेशनल मॉडल अ टेबल इज़ कॉल्ड अ रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, टेबल। एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम। एंड टपल क्या होता है, रो। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इन रिलेशनल मॉडल रिलेशन मीन्स विच आर टेबल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप इसमें इंफॉर्मेशन जो है मल्टीपल टेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो और वो टेबल आपस में क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं। द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन ईच कॉलम इज़ कॉल्ड डोमेन। जो भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसे हम डिग्री कहते हैं, नंबर ऑफ रोज को हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो इनमें से कोई सी भी आपको दो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। सो ऐसे इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट इज विच एग्रीगेट फंक्शन is used to find the average of all the values for a selected attribute of a table। सो अगर आपने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े तो आपको याद होगा, लाइक सम इज़ अ एग्रीगेट फंक्शन, काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है। सो हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, AVG। ओके, सो यहाँ पे आंसर जो है आपका AVG है। तो एग्रीगेट फंक्शंस जो है ना, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस एग्रीगेट फंक्शंस ऑल्सो। कभी कभी क्वेरीज भी आती हैं इससे रिलेटेड, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट द वेरियस वेज इन विच डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन कैन बी यूज इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम लास्ट यूनिट। और लास्ट यूनिट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है कि लाइक DBMS एप्लीकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ यूज़ होती है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज़ होती है। तो आपको ना ये सारे जो भी हैं ये टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस यूनिट से एक तो वही वाला जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि स्कीमा किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि डेटाबेस एप्लीकेशंस इन पर्टिकुलर कोई सा भी फील्ड आपसे पूछा होगा और आपसे यही पूछा होगा कि इसके एप्लीकेशंस किस तरीके से हो सकते हैं, लाइक एजुकेशन फील्ड, बैंकिंग फील्ड, हॉस्पिटल्स ना। तो आपको ये सारे फील्ड्स में एप्लीकेशन ऑफ DBMS पता होने चाहिए, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर एक बार आपने थोड़ा सा इसे रीड किया है तो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो सकता है, लाइक पैन कार्ड की डिटेल्स स्टोर करना, बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स, राइट। तो पब्लिक के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स, टैक्सेस के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी गवर्नमेंट कैसे स्टोर करती है इन सबको, इन द फॉर्म ऑफ DBMS। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए, जिससे कि आप इसको इजीली आंसर कर पाएँ। सो अगेन ये सेट ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें ये दो इजी थे, अगर आपने पढ़े हैं अच्छे से तो आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी जो है CBSE सैम्पल पेपर इजी था, बट क्वेश्चन पेपर जो था थोड़ा सा ट्रिकी था। तो क्वेश्चंस तो आपकी बुक से ही आए थे, ये जो CBSE की बुक है इसी से आए थे, बट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इस बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको आने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस यहाँ पे सैम्पल पेपर में हो सकता है कि मे बी ईजी दिए हों, बट क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा ट्रिकी आ सकते हैं, सो आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ व्हाट आर स्ट्रिंग क्लास मैथड्स इन जावा। तो स्ट्रिंग क्लास मैथड्स क्या होते हैं, जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इट मीन्स स्ट्रिंग पे वर्क करने के लिए यूज़ होते हैं, एंड दीज मैथड्स बिलोंग टू स्ट्रिंग क्लास। So now what we have to do after writing this definition, we have to consider the statement. This is a statement जो कि एक यहाँ पे नेम वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें आपकी क्या वैल्यू है, हेलो वर्ल्ड। राइट अ सिंगल लाइन जावा कोड, आपको क्या करना है, सिंगल लाइन जावा कोड करना है यूजिंग स्ट्रिंग मैथड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग। तो ये स्ट्रिंग मैथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में दिए हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग मैथड्स, ये सारे मैथड आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी मैथड आपसे पूछा जा सकता है। मैथड भी पूछा जा सकता है, इवन आपको मे बी मैथड दिया हो और आपको आउटपुट बताना हो। ओके, सो इसके लिए आपको ये सारे मैथड्स प्रिपेयर करने होंगे। तो सबसे पहला क्या है, कन्वर्ट द नेम टू लोअर केस। लोअर केस मीन्स आपको क्या करना है, सारे
स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, लाइक एच भी स्मॉल हो जाए, ELLO तो पहले से ही है, W भी स्मॉल हो जाए, तो इस नेम को आपको क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे जो आपका मेथड यूज़ होता है किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में करने के लिए, दैट इज़ टू लोअर केस। तो L विल बी कैपिटल एंड C विल बी कैपिटल। मेथड के बाद जो भी हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, हमेशा मेथड नेम इससे ही रिप्रेजेंट होता है, फंक्शन और मेथड। तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमी कोलन आपका स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, और इससे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल जिसमें कि आपका स्ट्रिंग स्टोर है। तो वेरिएबल नेम देन डॉट देन टू लोअर केस इज़ द मेथड टू चेंज एनी स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। तो इससे क्या होगा, अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो ये जो हेलो वर्ड है ये स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ रिप्लेस हेलो बाय वेलकम। तो हमें क्या करना है, ये जो हेलो है यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, इसको किस में चेंज करना है, रिप्लेस करना है, किससे, वेलकम से। तो इसके लिए अगेन मेथड इज़ रिप्लेस। तो ये बहुत ईजी है, देखो लर्न करना कि लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो टू लोअर केस, रिप्लेस में करना है तो रिप्लेस ही आपका मेथड है। तो अगेन यू विल राइट वेरिएबल नेम, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो लिखेंगे, देन मेथड इज़ रिप्लेस। अब किसको किससे रिप्लेस करना है वो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में देना होगा। तो किसे रिप्लेस करना है, जो स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है उससे पहले आपको लिखना है कॉमा, फिर जिस स्ट्रिंग से ये रिप्लेस होनी है उसको लिखना है वेलकम, एंड देन सेमी कोलन। सो इतना ही लिखना है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज चेक वेदर द नेम कंटेन्स सिन इन इट और नॉट। तो हमें चेक करना है कि जो नेम है उसमें सिन वर्ड, ये जो सिन है ये स्ट्रिंग कहीं पे लाई करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए अगेन मेथड क्या है, कंटेन्स, नेम डॉट कंटेन्स। आपको क्या चेक करना है, सिन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिन एंड देन सेमी कोलन। तो देखिए कितना इजी है ना ये, अगर आपने इनको लर्न किया है थोड़ा सा तो आप इजीली यहीं से कीवर्ड देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें ना हमेशा अगर ये क्वेश्चन है और आपको इसका आउटपुट बताना है तो हमेशा कंटेन्स में क्या होगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आता आउटपुट, अगर ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया होता है इस स्ट्रिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट इज ऐड अ न्यू स्ट्रिंग जैकपॉट एट द एंड ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो हम अगर किसी स्ट्रिंग के एंड पे दूसरी स्ट्रिंग को कंबाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन। तो इसके लिए मेथड होता है कॉन्कैट। तो यू विल राइट स्ट्रिंग वेरिएबल नेम देन CONCAT कॉन्कैट, और उसके बाद जो आपको कॉन्कैट करना है वो एज अ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस मेथड। तो हमें जैकपॉट करना है तो हम जैकपॉट को एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिख देंगे एंड देन सेमी कोलन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर अमित वांट्स टू गो फॉर अ बिजनेस ट्रिप, ही इज़ थिंकिंग ऑफ बुकिंग अ फ्लाइट। तो उन्हें क्या करना है, अपनी फ़्लाइट बुक करनी है, और आपको क्या बताना है, कोई भी वन वेबसाइट जो उन्हें यूज़ करनी चाहिए फॉर बुकिंग एयर टिकट। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप कोई सी भी एक बता सकते हो, लाइक जो गवर्नमेंट वेबसाइट है दैट इज़ air.irctc.co.in। ओके, ऐसे ही प्राइवेट जो है लाइक makeMyTrip.com, कोई सी भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो। नेक्स्ट इज गिव एनी वन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन टू अमित। तो आपको बेनिफिट बताना है, तो इट इज़ लाइक टाइम सेविंग, आपका टाइम कम लगता है, यू गेट मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो रिलेटेड टू मनी, आपकी मनी भी सेव होती है, यू गेट डिस्काउंट्स। तो आप कोई सी भी बता सकते हैं, कन्वीनियंट, राइट, टाइम सेविंग, इट इज़ क्विक टू बुक टिकट्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड वाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के वक्त हमको क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, एक तो आपको अपना पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ओके, और आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के पे जो भी OTP आता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ओके, और आपको अपने पर्सनल डिवाइस से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। तो आप कोई सा भी प्रिकॉशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गिव एनी वन एडवांटेज टू द कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन। इट मीन्स जो कंपनीज़ हैं जो आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, लाइक मेक माई ट्रिप, IRCTC एयर। तो ये सारी कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है, तो ओब्वियसली इनको क्या चाहिए, लेस स्टाफिंग चाहिए, रिजर्वेशन आप खुद से कर लेते हैं, ओके, तो इसके लिए उनको स्टाफ लेस चाहिए।
नो स्पैटियल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एरिया के लोग आके रिजर्वेशन करेंगे, पूरे वर्ल्ड में से कोई भी उनकी कंपनी के थ्रू क्या कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है। तो इस तरीके के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडवांटेज लिख सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, अगेन इट इज़ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कोड इन जावा यूजिंग अ फॉर लूप। तो फॉर लूप को से आपको क्या करना है, एक कोड लिखना है। पहले तो आपको फॉर लूप का सिंटेक्स पता होना चाहिए इसके लिए, और आपको क्या करना है, सारे ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। इट मीन्स लाइक 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 10 के बीच में है वो वाले। तो 1, 3, 5, देन 7, देन 9, बस इतने, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 1 डिस्प्ले करना है, उसके बाद +2, 3 करना है, उसके बाद +2 ना, +2 करके हम क्या कर सकते हैं, सारे ऑड नंबर प्रिंट कर सकते हैं। तो अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर कीवर्ड आता है, देन पैरेंथेसिस आता है, दिस एफ विल बी स्मॉल, ओके, पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं। तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक एक्स ले सकते हैं, इंट एक्स इक्वल्स टू 1, काउंट ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, राइट, एक्स इक्वल्स टू 1, देन यहाँ पे सेमी कोलन, देन यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि आपको ये जो x है कहाँ तक रन करना है, जब तक का ये क्या ना हो जाए, लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। ये कंडीशन यहाँ पे इसने खुद बोला है कि 10 तक आपको क्या करना है, चेक करना है। देन अगेन सेमी कोलन, नाउ आपको x को किससे इंक्रीज करना है, 1 के बाद क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू x प्लस 2 करना है, और फिर हमें क्या करना है, इसी x को क्या कर देना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है। इट मीन्स इन्हीं नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। तो वी विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट println x। तो आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, कंट्रोल वेरिएबल, उसी को यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये जो प्रोग्राम है, जो आपको कोड लिखना था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ इट इज़ आस्किंग कि इट इज़ एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट। ओब्वियसली इट इज़ एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आपका क्या करता है, चेक कर लेता है कंडीशन को। तो लाइक आपका x1 हुआ, उसके बाद ये चेक करेगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। जब ट्रू होगा तभी यहाँ पे जाके इसे प्रिंट करेगा, और इसके बाद ये चेक करता है अपडेट, और ये जो वैल्यू इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ये यहाँ जाके अब इसको करेगा। फिर x इक्वल्स टू x प्लस 2 मीन्स 1 + 2 हो गया, x अब 3 हो गया, तो फिर चेक करेगा 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, येस, तो ये 3 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही फिर ये जो लूप है चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये 11 मतलब 10 हो जाएगा। अगर 11 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन OOP। OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें कंस्ट्रक्टर की क्या नीड है, एक तो हमें ये बताना है, और ये 1 मार्क्स का है। एंड एक्सप्लेन ऑल फीचर्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के हमें सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे 3 मार्क्स का है, तो यू हैव टू एटलीस्ट टेल 3 फीचर्स। तो 3 पॉइंट्स मतलब आपको मेंशन करने होंगे। सो नीड ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, हमें अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है, देन वी नीड कंस्ट्रक्टर। इट मीन्स लाइक आपने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, और अब आपको स्टूडेंट 1 बनाना है, और उसके नेम में वैल्यू पुट करनी है, उसके क्लास में वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, देन वी नीड कंस्ट्रक्टर। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। नेक्स्ट इज इट्स फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर कैन बी कि इसका क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है सेम होता है। सो कंस्ट्रक्टर्स नेम इज़ सेम एज क्लास नेम। नेक्स्ट फीचर कैन बी कि इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। इसमें कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता। लाइक अगर हम फंक्शन की बात करें, मेथड्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, आप रिटर्न टाइप मेंशन करते हो, और अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता तो आप वहाँ पे वॉइड मेंशन करते हो। बट कंस्ट्रक्टर में हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं मेंशन करना होता है। एंड इट कैन हैव पैरामीटर्स एंड मे नॉट हैव पैरामीटर्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट फीचर इज़ दैट वेन एवर an object is created, so constructor is called automatically, it is invoked automatically। invoke करना मतलब कॉल करना, उसको खुद से ही कॉल हो जाती है, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका, एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो वी डोंट हैव टू कॉल कंस्ट्रक्टर, वी डोंट हैव टू इन्वोक कंस्ट्रक्टर, it is automatically called और invoked once a object is created। तो ये सारे फीचर्स हैं कंस्ट्रक्टर के, जिसमें कि आप जिनको आप मेंशन कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ बेस्ड ऑन माई एसक्यूएल, इट मीन्स DBMS वाली जो यूनिट है उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि आपके दो टेबल्स है, देर आर टू रिलेशंस। फर्स्ट इज ट्रेन रिलेशन, ट्रेन टेबल है, एंड नेक्स्ट टेबल इज काउंटर। सो यू आर हैविंग टू रिलेशंस, वन इज ट्रेन एंड अनदर इज काउंटर। यहाँ पे इसमें ट्रेन आईडी एंड स्टेशन है, इसमें टिकट आईडी है, कॉलम डेट कॉस्ट एंड ट्रेन नंबर। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेन नंबर एंड ट्रेन आईडी जो है ये कॉमन आपके फील्ड्स हैं, ठीक है। फील्ड नेम डिफरेंट है बट इनकी वैल्यूज़ आप देख सकते हो सेम है। तो ये कॉमन फील्ड है जिसके थ्रू हम इनको क्या कर सकते हैं, इन दोनों टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। नाउ वी विल सी कि हमें किसके लिए एसक्यूएल कमांड लिखने हैं। माई एसक्यूएल कमांड वी हैव टू राइट दिस फॉर दिस ABCD पार्ट। तो ए पार्ट क्या है, टू फाइंड ऑल द स्टेशंस। हमें क्या फाइंड करने हैं, स्टेशंस फाइंड करने हैं। तो स्टेशन फील्ड आपका यहाँ पे ट्रेन टेबल में, कॉमा डेट, हमें डेट भी फाइंड करनी है, यानी कि डेट भी प्रिंट करनी है। सो हमें स्टेशन और डेट आपका काउंटर टेबल में है। तो ये जो दोनों फील्ड हैं ये अलग अलग टेबल में है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों टेबल को लिंक करना होगा। एंड फॉर टिकट ID एस T1, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी वेयर टिकट ID इक्वल्स टू T1, और हमें इन दोनों को क्या करना है, लिंक करना है। तो उसके लिए भी हम कंडीशन लिखते हैं ट्रेन डॉट, इट मीन्स ये टेबल नेम डॉट, इनका जो कॉमन फील्ड है इक्वल्स टू देन काउंटर डॉट ट्रेन नंबर। तो इसको स्टार्टिंग से लिखते हैं क्वेरी को, हमें डिस्प्ले करना है स्टेशन एंड डेट। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए वी राइट सेलेक्ट। स्टेशन डिस्प्ले करना है तो फील्ड नेम इज स्टेशन, so we'll write select station comma date, then we write from, और उसके बाद जो टेबल्स यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी टेबल यूज़ हो रही है, ट्रेन कॉमा काउंटर। देन इसकी जो कंडीशन है, फिर हम वेयर कीवर्ड यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज, एंड फिर कंडीशन लिखेंगे। तो जब हम इन्हें लिंक करते हैं तो पहली यहाँ पे लिंक करने के लिए आपका आएगा ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी, ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी इक्वल्स टू काउंटर डॉट ट्रेन नंबर, एंड टिकट ID इक्वल्स टू T1, और ये T1 स्ट्रिंग है तो इसे हम कोट्स के अंदर लिखेंगे, एंड देन लास्ट में सेमी कोलन। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ये क्वेरी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमें ये A के लिए क्वेरी लिखनी थी। नाउ वी विल सी द सेकंड पार्ट, टू फाइंड द टोटल टिकट अमाउंट। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो टिकट अमाउंट है इसका टोटल करना है। तो टोटल के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, आपको याद होगा, जो कि होता है सम, ठीक है। टोटल के लिए हम सम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे, और हमें सम किसका करना है, ओब्वियसली कॉस्ट का। ओके, तो हमें सम कॉस्ट करना है, तो कॉस्ट यहाँ से आएगा, और हमें हर एक स्टेशन का करना है। अब स्टेशन हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे भी क्या करना है, दोनों टेबल यूज़ हो रही है तो इन दोनों को लिंक करना है। तो देखिए, एक तो ये सिंपल वेयर जो वहाँ पे हमने लिखा था, वेयर ट्रेन डॉट ट्रेन ID इक्वल्स टू काउंटर डॉट ट्रेन नंबर, ये चीज़ तो यहाँ पे भी आएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या सम सेलेक्ट करना है, टोटल अमाउंट, टोटल टिकट अमाउंट। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, देन सम, सम किसका करना है हमें, कॉस्ट, और स्टेशन भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे हर एक स्टेशन का टोटल कॉस्ट बतानी है। तो हर एक स्टेशन लाइक दिल्ली, तो दिल्ली 001 है तो इसका कॉस्ट क्या होगा, 500 + 500। ऐसे तो हम दिल्ली प्रिंट करेंगे, एंड देन उसके सामने 1000, एंड देन मुंबई, और उसका जो भी टोटल है 450। ये हमें ऐसा आउटपुट डिस्प्ले करना है कि दिल्ली स्टेशन, यहाँ पे आ जाएगा कॉलम नेम, एंड यहाँ पे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दिल्ली 1000 एंड मुंबई 450। तो इसके लिए हमें डिस्प्ले करना होता है सेलेक्ट सम कॉस्ट एंड कॉमा स्टेशन। तो हम स्टेशन पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर टू मच। उसके बाद फ्रॉम, फिर हमें जो भी टेबल्स यूज़ करनी है, फ्रॉम ट्रेन
कॉमा काउंटर, उसके बाद वेयर ट्रेन डॉट ट्रेन ID इक्वल्स टू काउंटर डॉट ट्रेन नंबर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। हमें किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है, यहाँ पे स्टेशन वाइज, तो हम लिखेंगे ग्रुप बाय स्टेशन और यहाँ पे आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ये फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट इज़ टू डिस्प्ले ऑल द टेबल्स क्रिएटेड इन करेंट डेटाबेस। तो अगर आपको सारी टेबल्स डिस्प्ले करनी होती है अपने डेटाबेस की, तो एक नॉर्मल क्वेरी है जो इन टेबल्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सारी टेबल्स शो करनी होती है देन यू यूज़ शो टेबल्स। शो टेबल्स लिखेंगे तो आपकी क्या होंगी, जो भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो उसकी सारी टेबल्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, टेबल नेम डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ टू डिलीट टेबल काउंटर अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन इन इट। तो अगर आपको टेबल ही डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल से आप क्या कर सकते हो, टेबल डिलीट कर सकते हो एंड देन यू विल राइट द नेम ऑफ द टेबल। सो ये सी पार्ट का आंसर था और ये डी का। तो अगर आपको ये क्वेरीज अच्छे से आती हैं तो आप इजीली 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे एंड 23 भी इजी था, थ्योरी बेस्ड था, एंड 21 इज़ ऑल्सो ईजी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने थे, तो दीज 3 आर ईजी। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो यहीं पे ये पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे आपको इजी लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।